हाँ जी विद्यार्थियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन पुनः एक बार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और मनोविज्ञान विषय के अध्ययन के अंतर्गत अधिगम जो हमारा टॉपिक था वो हमने पूरा कर लिया। साथ ही अभिप्रेरणा जो हमारा टॉपिक था वो भी हमने जो है पूरा कर लिया है। लगभग सारे वीडियो जो हैं इससे संबंधित जो थे वो सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं, उन्हें आप जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कोई भी सुझाव है आपके तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज विद्यार्थियों एक नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित। उसमें से 3 से 4 प्रश्न आने की पूर्ण संभावना रहती है, तो इसको बिल्कुल गंभीर होकर के, बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को हमें समझना है, पढ़ना है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों व्यक्तित्व। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व। अंग्रेजी में क्या कहेंगे आप इसको? पर्सनालिटी। अंग्रेजी में आप इसको पर्सनालिटी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पर्सनालिटी शब्द जो है विद्यार्थियों, पहले शब्द की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में पर्सनालिटी शब्द का अर्थ क्या है। पर्सनालिटी शब्द जो है विद्यार्थियों वो पर्सोना से बना है। पर्सोना, पर्सोना शब्द से बना है विद्यार्थियों ये। पर्सोना जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है विद्यार्थियों पर्सोना। और इस पर्सोना शब्द से ही पर्सनालिटी शब्द बना है। और पर्सोना शब्द का अर्थ जो है विद्यार्थियों वो होता है मुखौटा। मुखौटा कह दें आप इसको, या मास्क कह दें आप, है ना, मास्क कह दें, मुखौटा कह दें। तो मुखौटा जो है उस को जो है लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? पर्सोना कहा जाता है। और इसी पर्सोना से जो है आपके पर्सनालिटी शब्द बना है, यानी व्यक्तित्व। अब देखिए, मुखौटा आपने देखा होगा, मुखौटा कोई भी कार्यक्रम होता है, रामलीला वगैरह होती है, इस प्रकार कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो व्यक्ति मुखौटा लगा करके जो है अलग अलग रूप धारण करता है। रावण का रूप धारण कर रहा है तो मुखौटा लगा रहा है, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बाल, आंखें बड़ी बड़ी, है ना, इस तरह का। या फिर कोई हनुमान जी बन रहा है तो हनुमान जी का मुखौटा चेहरे पे ऊपर लगाता है। यानी कि वो अपने हाव भाव मुखौटा लगाने के बाद उसी प्रकार के व्यक्त करने लगता है, उसी प्रकार के व्यवहार जो है व्यक्ति करने लगता है जो मुखौटा उसने लगाया है। अगर हनुमान जी का मुखौटा लगाया है तो वो हनुमान जी की तरह ही व्यवहार करता है। ठीक है। और अगर भगवान राम कोई बना हुआ है, माता सीता अगर कोई बनी हुई है, या हनुमान जी भी, चलो वो भी भगवान राम के जो हैं एक तरह से भक्त थे, लेकिन वो स्वयं भी तो भगवान ही थे। तो उनको देखने के लिए कितनी भीड़ उमड़ती है। रामलीला के अंदर अगर आप गए हैं कभी भी, दशहरा से पहले रामलीला स्टार्ट होती है, तो आप गए हैं वहाँ पर, आपने देखा होगा, तो बिल्कुल लोग साक्षात रूप से उनको ऐसा मानते हैं। जो कलाकार जिस कला का प्रदर्शन कर रहा है, जो राम बना हुआ है, सीता बनी हुई है, जो हनुमान बने हुए हैं, उनके लोग चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। क्यों? क्या वो सच के हनुमान हैं? क्या वो सच के राम हैं? क्या वो रियल सीता है? नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें उनके पैर छुए जा रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो एक रोल निभा रहे हैं, वो अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो एक किरदार को प्ले कर रहे हैं कि वो हनुमान बने हैं, वो राम बने हैं। तो लोग उनके व्यवहार को, वो व्यवहार भी उसी प्रकार का कर रहे हैं। तो व्यक्ति जिस प्रकार का मुखौटा लगाता है उसी प्रकार का व्यवहार का प्रदर्शन करता है। ठीक है? तो पर्सनालिटी शब्द का जो मीनिंग था और शब्द कहाँ से आया ये हमें पता चल गया। अब जो है विद्यार्थियों, पर्सनालिटी शब्द के अर्थ की अगर अपन बात करते हैं, अगर हम इस शब्द के और पर्सनालिटी के अर्थ की बात करें, यानी व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। शब्द की बात तो होगी, अब अपन व्यक्तित्व की बात करते हैं कि एक्चुअल में व्यक्तित्व है क्या। तो आप खुद सोचिए कि व्यक्तित्व को समझ पाना इतना आसान है क्या? व्यक्तित्व शब्द का अर्थ बता पाना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है व्यक्तित्व का अर्थ बता पाना। कोई एक परिभाषा के अंदर अपन जो है व्यक्तित्व को ढाल नहीं सकते हैं। किसी एक परिभाषा के अंदर जो है विद्यार्थियों अपन व्यक्तित्व को शामिल नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। हाँ, किसी एक परिभाषा में या कोई एक निश्चित अर्थ अपन जो है व्यक्तित्व का नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जब किसी व्यक्ति को देखते हो, उसकी ओजस्वी वाणी आप सुनते हो, वो जब अच्छा बोलने वाला है, वक्ता अच्छा है, लेखक अच्छा है, कवि अच्छा है, मंच पर अच्छा भाषण दे रहा है, अपनी बात को रख पा रहा है,
तो उसको देख करके आप व्यक्ति को प्रभावित होते हो और प्रभावित होकर के आप कह देते हो कि वाह क्या पर्सनालिटी है। कहते हो आप, बिल्कुल कहते हो। किस आधार पे कहा आपने? आपने उस व्यक्ति के विचारों से, भावों से, यानी कि उसके जो आंतरिक गुण हैं, उनके आधार पर आपने जो है उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर दिया। आपने कह दिया कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी है, इसका व्यक्तित्व अच्छा है। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन के आता है, आप उस व्यक्ति से मिले नहीं हो, आपने कोई व्यवहार नहीं किया उस व्यक्ति के साथ में, कोई बातचीत नहीं हुई, आप उसे जानते भी नहीं हो, लेकिन अनायास ही आपने जो है किसी व्यक्ति को देखा जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है ना? जिम में जाके बॉडी बना रखी है, पूरी बॉडी बिल्डर टाइप है और बाल, हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी है उसकी, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं। शारीरिक जो रूपरेखा है, सुडौल है बिल्कुल। तो उसको देख कर के भी आप ये बोलोगे कि वाह! क्या पर्सनैलिटी है। तो देखिए, एक तरफ जहाँ आपने आंतरिक गुणों को देख कर के कहा कि वाह! क्या पर्सनैलिटी है, और एक आपने किसी व्यक्ति के बाहरी रूप रंग को देख कर के ये डिफाइन कर दिया, ये डिसाइड कर दिया कि हाँ, इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी है। तो क्या केवल बाहरी गुणों को देखकर, बाहरी रूप को देख कर के हम उसे पर्सनैलिटी कहेंगे, या फिर किसी व्यक्ति के आंतरिक गुण जो हैं, उसका स्वभाव अच्छा है, उसमें दया का भाव है, सहानुभूति का भाव है, वो छोटों से प्रेम करता है, बड़ों के प्रति इज्जत का भाव है, उसके अंदर सम्मान का भाव प्रदर्शित करता है, माता-पिता का कहना मानता है, कब हमेशा सच बोलता है। ये सारे गुण हैं उसकी, अच्छाइयाँ हैं उसके अंदर, जो कि एक मानवीय गुण है उसके अंदर। क्या उसकी पर्सनैलिटी अच्छी मानेंगे आप? तो किसे आप सही मानेंगे? तो एक्चुअल में देखा जाए तो पर्सनैलिटी जो है, वो शब्द अपने आप में, व्यक्तित्व जो शब्द है ना विद्यार्थियों, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, भारी शब्द है ये। इसको किसी एक लाइन में, 2 लाइन में कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं, इस एक एग्ज़ाम्पल के आधार पर, मैंने आपको जो उदाहरण दिया उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में व्यक्तित्व जो है, एक व्यक्ति के भीतरी और बाहरी गुण हैं। जिन गुणों का प्रदर्शन वो समाज में रह कर के करता है, समाज सम्मत व्यवहार वो प्रदर्शित करता है, और वही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। यानी कि सिंपल अगर अर्थों में अगर बात करें अपन, एक साधारण अर्थ में, तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक आंतरिक व बाह्य गुणों का, व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य गुणों का समाज सम्मत समाज सम्मत प्रदर्शन है। ये सरल अर्थों में आप कह सकते हो, समाज सम्मत प्रदर्शन है। यानी कि व्यक्तित्व के अंतर्गत किसी व्यक्ति के आंतरिक गुण है, यानी उसमें दया है, प्रेम है, सहानुभूति का भाव है, परोपकार का भाव है, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव है, छोटों के प्रति प्रेम का भाव है, करुणा का भाव है उसके अंदर, है ना? ये सारे भाव है, यानी ये उसके आंतरिक गुण है। कैसे गुण है ये उस व्यक्ति के आंतरिक गुण है। और बाहरी गुण का मतलब है कि वो व्यक्ति दिखने में अच्छा है, सुडौल का है, उसकी काया अच्छी है, शरीर अच्छा है उसका, बॉडी अच्छी है उसकी, कपड़े अच्छे पहनता है, हेयर स्टाइल अच्छी है उसकी, नाक नक्श अच्छा है उसका। ये सारी चीजें जो है, ये क्या है? उसके बाह्य गुण है। तो ये जो व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुण है, जो समाज सम्मत प्रदर्शन है। समाज सम्मत का मतलब है कि जिस चीजों को समाज मान्यता देता है, वही क्या है? व्यक्तित्व है। उसी के आधार पर हम जो है किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण कर देते हैं। समाज सम्मत होना जरूरी है विद्यार्थियों। समाज सम्मत नहीं होगा तो हम उसके व्यक्तित्व को अच्छा नहीं कह सकते। अगर किसी व्यक्ति ने फूहड़ कपड़े पहने हैं, है ना, बिल्कुल छोटे कपड़े पहन लिए हैं, किसी ने फूहड़ है, दिखने में बिल्कुल फूहड़ लग रहे हैं, वो कटे फटे कपड़े पहन लिए हैं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे वाह क्या व्यक्तित्व है, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो समाज सम्मत नहीं है। समाज सम्मत भी होना जरूरी है। समाज के अनुसार जो है व्यक्ति के गुण होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो चीज समाज सम्मत नहीं हो सकती। तो प्रदर्शन है समाज सम्मत। भाई व्यक्तित्व तो अपने आप में एक तरह का प्रदर्शन ही तो है। आपका गुण जो व्यवहार है, उन गुणों व्यवहारों को जब समाज जानेगा, परिवार आपका जानेगा, पड़ोस आपका जानेगा, समाज जब उन चीजों को जानेगा, तभी तो वो आपके पर्सनैलिटी को डिफाइन कर पाएंगे, तभी तो वो बता पाएंगे कि भाई किसका व्यक्तित्व कैसा है। तो सामान्य अर्थों में अगर बात करें तो व्यक्तित्व क्या है विद्यार्थियों? व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का समाज सम्मत प्रदर्शन है। ठीक है? तो व्यक्तित्व की सरल शब्दों में आप परिभाषा समझ गए होंगे कि व्यक्तित्व क्या है। अब जो है अपन, कई विद्वान हैं जिन्होंने परिभाषाएं दी है, मनोवैज्ञानिक है जिनकी परिभाषाएं हैं, उन पे अपन थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं।
हाँ, एक एक की बात करते हैं विद्यार्थियों। देखिए सबसे पहले यहाँ हेडिंग डालेंगे आप परिभाषाएं। परिभाषाएं, व्यक्तित्व की परिभाषाएं। और व्यक्तित्व की परिभाषाओं के अंतर्गत सबसे पहली परिभाषा जो है विद्यार्थियों, सबसे बड़ी परिभाषा है, सबसे क्लिष्ट परिभाषा है, और हर पुस्तक के अंदर आपको सबसे पहले यही परिभाषा मिलेगी। किसकी है बताओ वो परिभाषा? वो है आलपोर्ट की परिभाषा। विद्वान है आलपोर्ट, GW आलपोर्ट इनकी परिभाषा है। ये कहते हैं ये क्या कहते हैं, ये व्यक्तित्व के बारे में अपनी परिभाषा में कहते हैं विद्यार्थियों कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के शारीरिक और मनोदैहिक गुणों का, व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के शारीरिक और मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ हुए अपूर्व समायोजन का निर्धारण करते हैं। चलिए लिखते हैं पहले इसको अपन। आलपोर्ट क्या कहते हैं? आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के गुणों का, व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक व मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है, जो उसके वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ठीक है, ये आलपोर्ट कह रहे हैं। अब देखिए आलपोर्ट की परिभाषा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर किताब में सबसे पहले रखते हैं इसको, और सबसे बड़ी परिभाषा है ये। बाकी वाली छोटी छोटी परिभाषाएं, ये कह रहे हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, जैसे कि हमने बात की है, शारीरिक यानी कि उसके शारीरिक रूप से व्यक्ति कैसा दिखता है ना, उसका नाक नक्श कैसा है, रंग कैसा है, उसकी हेयर स्टाइल कैसी है, कपड़े कैसे पहनता है, वो चलता कैसा है, ये सारी चीजें शारीरिक के अंदर आती है, शारीरिक गुण है उसके। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक और मनोदैहिक गुण, मनोदैहिक का मतलब है विद्यार्थियों कि उसके भीतर, यानी कि उसके भीतर के गुण कैसे हैं, प्रेम का गुण, करुणा का गुण, परोपकार का गुण, ठीक है, आज्ञा पालन का गुण, सच्चाई का गुण, ये सारे जो उसके आंतरिक गुण हैं उन गुणों को कहते हैं मनोदैहिक गुण। ठीक है, उसमें संवेग भी शामिल होते हैं, इसमें आपके संवेग भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, क्रोध है, करुणा है, प्रेम है, दया है, ये सारे संवेग भी इसमें शामिल होते हैं। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के शारीरिक गुणों का, आंतरिक गुणों का और मनोदैहिक गुणों का क्या है? गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक का मतलब है कि जिसमें गति है, गत्यात्मक है यानी आगे से आगे चल रहा है, वो रुकेगा नहीं कभी भी। गत्यात्मक संगठन है, संगठन का मतलब है कि इन दोनों का जो है मेल है, कोई एक नहीं कह सकते अपन, दोनों का मेल है, यानी कि उसके आंतरिक गुण भी आएंगे और उसके बाहरी गुण भी आएंगे, उन दोनों का क्या है? गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक है मतलब कि लगातार उसमें गति हो रही है, लगातार व्यक्ति जो है नई नई चीजें सीख रहा है, वातावरण से अर्जित कर रहा है। भाई आंतरिक गुण जो है उसके आंतरिक गुण जो है वो मनोदैहिक गुण है, और जो बाहरी गुण है जो शारीरिक रूप से हैं उनको वो क्या कर रहा है? अर्जित कर रहा है। भाई किसी व्यक्ति की बॉडी अच्छी नहीं है तो वो व्यक्ति जिम में जाकर के बॉडी बना रहा है, उसने बॉडी बनाई है, बॉडी पर वर्क किया है, अच्छी बॉडी बन गई, तो ये उसका बाहरी गुण है, उसने अर्जित किया है इस गुण को। वो गुण उसके पास पहले थोड़ी था, नहीं था, उसने उसको अर्जित किया है। ठीक है, किसी के जो है हेयर स्टाइल पहले अच्छी नहीं थी और बाद में उसने जो है नाई के पास जाकर के कटिंग करवा के एक अच्छी हेयर स्टाइल को अपना लिया जो उसके लुक पर जो है सूट कर रही है। वो अच्छे कपड़े किसी ने पहन लिए हैं, अपने बॉडी के हिसाब से कपड़े सिलवाए हैं उसने, यानी कि उस वो क्या कर रहा है? वो अर्जित कर रहा है गुणों को। तो गुणों को अर्जित कर रहा है, इसका मतलब आगे से आगे क्या है, उसमें क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? गत्यात्मक संगठन बोलेंगे। गति है इसके अंदर। कैसा संगठन है ये? गत्यात्मक संगठन है। समझ में आया? जो उसके वातावरण के साथ, अब देखो वातावरण की बात आ गई है फिर से, वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। वातावरण के साथ में समायोजन का होना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। जिस व्यक्ति का वातावरण से अच्छा समायोजन होता है, समाज में अच्छी तरह से समायोजित रहता है व्यक्ति, यानी कि एडजस्टमेंट कर पाता है अच्छे से, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है निखर के सामने आता है। ठीक है, उसका व्यक्तित्व जो है निखरता है आगे से आगे, अगर समायोजन आपका अच्छा है तो। आपकी तारीफ होगी हर जगह आपकी तारीफ होगी। आप बस में जा रहे हैं और बस में बहुत भीड़ है,
बहुत भीड़ है, आपको मुश्किल से जगह मिल गई है, सीट मिल गई है, लेकिन उसी समय जो है एक व्यक्ति वहाँ पर आता है, आपकी सीट के पास में खड़ा होता है और खड़ा होकर के उसके बेचारे के पैर में चोट लगी हुई है। वो दर्द से अभी पट्टी करवा के आया है वो, ये समझ लीजिए हॉस्पिटल से, उसके पैर पैर में चोट लगी हुई है। वो खड़ा नहीं रह सकता है, तो वो जो है उसी गैलरी में बस की में नीचे बैठ जाता है। लेकिन आपके अंदर करुणा का संवेग आ गया, दया का संवेग आ गया और आपने अपनी सीट खड़े होकर के उस व्यक्ति को दे दी और कहा, बाबा आप मेरी सीट पे बैठ जाइए। ठीक है? तो आपने वहाँ पर एक अपने अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दिया है। यानी आपने एडजस्टमेंट किया है। इतनी भीड़ भड़ाका था, आपको मुश्किल से सीट मिली, लेकिन फिर भी जो है आपने अपनी सीट उस व्यक्ति को दी। तो वहाँ पर आपने अपने एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दिया है। तो आस-पास जो लोग हैं वो सब सराहेंगे आपकी इस चीज़ को। काबिल-ए-तारीफ़ आपने काम किया है ना? तो ये क्या है? ये अपूर्व समायोजन है। अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही बात है। आप समाज में कितना एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं। हमें एडजस्टमेंट बहुत जगह करना पड़ता है विद्यार्थियों। सिस्टम में बहुत सी कमियाँ हैं। हमारा जो तंत्र है, राजनीतिक तंत्र है, सामाजिक तंत्र है, इसमें बहुत सी कमियाँ हैं, हमें पता है। आपको और हमें सभी को पता है। लेकिन उन सभी कमियों को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं? उन कमियों में किस तरह सुधार कर सकते हैं? उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं और हमें प्रयासरत रहना भी चाहिए। ये नहीं है कि आप खुद भी उस भ्रष्ट तंत्र के हिस्से बन गए हैं, आप खुद भी भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये समायोजन है आपका, एडजस्टमेंट है समाज के साथ में और उस एडजस्टमेंट से ही आपके व्यक्तित्व का क्या होता है विद्यार्थियों? निर्धारण होता है। तो ठीक है, तो अपनी इस परिभाषा में आलपोर्ट ने बहुत कुछ कह दिया है। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ कह दिया है व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व को अगर समझना है तो आलपोर्ट की परिभाषा को पढ़ लो, पूरा व्यक्तित्व समझ में आ जाएगा। तो समझ में आया आपके? व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक और मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है, जो उसके वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है कि व्यक्ति वातावरण में किस प्रकार क्रियाकलाप कर रहा है और उन क्रियाकलापों के आधार पर ही जो है उसके व्यक्तित्व का क्या किया जा रहा है? निर्धारण किया जा रहा है। ठीक है? तो ये अपनी पहली परिभाषा आलपोर्ट की थी, लिख लें आप। नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लेना। एक परिभाषा और लिख लेते हैं, फिर मिटाएंगे। दूसरी परिभाषा विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको जरूर याद करना। 5-7 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं, ये की पॉइंट मैंने लगा दिए। देखो, गत्यात्मक संगठन, शारीरिक मनोदैहिक गुण, अपूर्व समायोजन, ये इसके की पॉइंट है। ये की पॉइंट पकड़ के आप बार बार 5-7 बार बोलोगे, याद हो जाएगी। ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती, परिभाषाओं को ज्यादा नहीं बोलना पड़ता। 5-7 बार रिपीट करना पड़ता है। आज आपने 5-7 बार बोल ली, कल फिर 5-7 बार बोल लो, परसों फिर बोल लो। बस 2-4 दिन तक आप इनको बोलोगे, आपको याद हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी बिल्कुल। ब्राह्मण मंत्र रटता है ना, वैसे ही कंठस्थ हो जाएगी बिल्कुल, आपको याद हो जाएगी। चलिए, आलपोर्ट की परिभाषा होगी विद्यार्थियों। अब जो है हम लिखते हैं आपके प्रिय विद्वान। देखो, मैं नाम लिखते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। हाँ, प्रिय विद्वान है बहुत आपके। कौन है बताओ? हाँ, बिल्कुल सही, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन। वैलेंटाइन जो है, संत वैलेंटाइन, ये क्या कहते हैं? इनकी परिभाषा देखो विद्यार्थियों, बिल्कुल सरल परिभाषा है। ये कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात, लिखेंगे मेरे साथ, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। देखो, व्यक्ति की जन्मजात, जन्मजात की बात आ गई ना, यानी कि जन्म से ही आप अपने अंदर कुछ गुण लेकर के आए हैं, उनको बोलेंगे जन्मजात। यानी वंशानुक्रम से जो आपको गुण प्राप्त हुए हैं वो आपके व्यक्तित्व में शामिल होंगे। यानी आपके माता पिता का जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव आप पर आएगा ना, आपके आपके ऊपर आएगा प्रभाव वो, है ना? चाहे वो कम प्रतिशत में आए, लेकिन आएगा जरूर वो प्रभाव। तो जन्मजात का मतलब है कि आपको माता पिता से जो आपके गुण मिले हैं वो हो गए, और साथ में अर्जित प्रवृत्तियां। अर्जित का मतलब है आपने अर्जन किया है, जिनका, जिनको आपने सीखा है। आप समाज में रहे हैं, परिवार में रहे हैं, खेल के मैदान में हैं, दोस्तों के साथ है, मित्र मंडली में हैं, वहां रहकर के आपने सहानुभूति की भावना है, प्रेम की भावना है, दया का भाव है, परोपकार का भाव है, सामाजिकता का भाव है, आदर का भाव है, ये सारी चीजें आपने सीखी है समाज में रह करके, है ना? तो वो क्या कहलाएगी? वो अर्जित प्रवृत्तियां कहलाएगी। और आपके वैलेंटाइन यही कह रहे हैं कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। मतलब दोनों मिल जाएगी तो वो व्यक्तित्व जो है निखर के सामने आएगा। ठीक है? तो ये आपके वैलेंटाइन महोदय कहते हैं। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं विद्यार्थियों, जो कि बिल्कुल सरल परिभाषा है, सबसे सरल परिभाषा। व्यक्तित्व की
सबसे सरल परिभाषा दे रहे हैं आपके व्यवहारवाद के जनक, बिहेवियरिज्म पुस्तक के लेखक हैं, जो मनोविज्ञान को जिन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा है, बताइए वो कौन है? वाटसन। बिल्कुल सही है। तीसरी परिभाषा लिख रहे हैं विद्यार्थियों, और तीसरी परिभाषा देने वाले हैं हमारे विद्वान वाटसन। वाटसन क्या कहते हैं? बिल्कुल सरल परिभाषा है। आप जो कुछ भी करते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं वो क्या है? व्यक्तित्व है। वाटसन क्या कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वह, हम जो कुछ करते हैं वह हमारा व्यक्तित्व है, वह हमारा व्यक्तित्व है। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारा व्यक्तित्व है, यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं वो आपके अंदर के जो गुण हैं उन गुणों के आधार पे आप कर रहे हैं, या जो आपने गुण अर्जित किए हैं उनके आधार पर आप कोई कार्य कर रहे हैं। तो जो आप क्रियाकलाप कर रहे हैं समाज में रह करके, वो सारे क्या है? वही आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं वही क्या है? व्यक्तित्व है। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं विद्यार्थियों, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। तो अगली परिभाषा जो है विद्यार्थियों वो है अपनी आर बी कैटल। रेमंड बी कैटल विद्वान हैं, और इन्होंने जो है विद्यार्थियों मनोविज्ञान की में व्यक्तित्व के बारे में जो परिभाषा दी है, इस परिभाषा में ये कहते हैं कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व वह है जिसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। व्यक्तित्व क्या है? आर बी कैटल, पूरा नाम लिख दो इनका, लिखना चाहो तो आप। आर बी कैटल, चलो पूरा नाम लिख देता हूँ। रेमंड, पूरा नाम है इनका रेमंड बी कैटल। रेमंड बी कैटल इनका पूरा नाम है। ये कहते हैं कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। ये इनकी परिभाषा है। ये कहते हैं कि व्यक्तित्व वह है, व्यक्तित्व वह है जिसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिसकी हम क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो देखो भविष्यवाणी शब्द आते ही आपको जो है विद्यार्थियों पता चल जाएगा कि भाई ये जो परिभाषा है किसकी दी हुई है? कैटल की दी हुई है। ये की पॉइंट है इनका, भविष्यवाणी। व्यक्तित्व वह है जिसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति किसी परिस्थिति में, व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। ये लो, ये परिभाषा है इनकी कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। ये लो, ये कहते हैं कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं व्यक्तित्व के आधार पर कि भाई कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या काम करेगा। जैसे आपके सामने इतने सारे लोग हैं जिन लोगों से आपका व्यवहार होता है, आप मिलते हैं, कुछ आपके करीबी हैं, कुछ आपके दूर के हैं, उनसे आप व्यवहार करते हैं विद्यार्थियों, तो सबका व्यक्तित्व आपको पता है कि किसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है ना। आप मार्केट में गए, दुकान पर मान लीजिए सामान लेने के लिए, कोई आपको मान लीजिए कूलर खरीदना है, गर्मी का टाइम है तो सब कूलर खरीद रहे हैं। कूलर खरीदने आप दुकान पे गए हैं, और दुकान पे जाकर आपने कूलर वाले से पूछा कितने का कूलर है। उसने कहा 6000 कूलर है। आपने उसे कहा कि नहीं, मैं तो जो है आपको इस कूलर के 5500 दूंगा। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना, आपको 5500 में उसने कूलर नहीं दिया। लेकिन एक व्यक्तित्व तो आपके पास ऐसा है, एक दोस्त मित्र आपका ऐसा है जो किसी भी तरह से जो है दुकान पर जाकर के, किसी भी विक्रेता के पास जाके पैसे कम करवा देता है मोल भाव करके। आप उसको लेके गए साथ में, और ले जा करके आपने उससे बात करवाई कि भाई साहब ये कूलर कितने में दोगे। उसने कहा 6000 का है, 6000 का है, लेकिन आपने 5500 बोला था। उसने मना कर दिया, नहीं दिया। लेकिन आपका जो मित्र है उसने जाकर के उस व्यक्ति से कहा, क्या कहा कि पहले मेरी भी दुकान थी, मैं भी कूलर बेचा करता था, और इस तरह से मैंने इतने कूलर सप्लाई किए, और आगे भविष्य में भी जो है मैं कूलर की फैक्ट्री शुरू करने की सोच रहा हूँ। अभी मेरी फलानी जगह दुकान चल रही है। ऐसे करके उसने इतना बातों में उलझा दिया उस व्यक्ति को कि वो खुद सोचने में मजबूर हो गया कि यार ये तो कोई बड़ा व्यापारी है, और ये अपने को आगे कोई बेनिफिट दे सकता है। 10 से 15 मिनट तक उसका लेक्चर चला, और उसने जो है उस व्यक्ति को 5500 नहीं बल्कि 5300 रुपये में कूलर देने के लिए राजी कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये वो परिस्थिति है, वो परिस्थिति क्रिएट हुई है वहां पे कि भाई उसने आपको कूलर 5.5 में भी नहीं दिया, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व आपके पास था, एक मित्र आपका, जिसने मोल भाव करवा के आपको 5300 के अंदर 200 रुपये और कम में आपको कूलर जो है दिलवा दिया।
तो यहाँ पर रेमंड केटल यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब आप भविष्यवाणी कर पाओगे जब भी आप कभी इस मोल-तोल के उसमें झंझट में फँसोगे, तो आप अपने उस मित्र को याद करोगे। यानी कि आपने उस मित्र के बारे में क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि भाई जहाँ भी कोई संकट आएगा इस प्रकार का, तो वो संकट को हरने के लिए संकट मोचन वो मित्र प्रकट हो जाएगा। तो आप जो है भविष्यवाणी कर सकते हो, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जब आप जानते हो, तो उसके बारे में आप कह सकते हो कि हाँ, वो फलाँ व्यक्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है और वो कोई परिस्थिति जो है, उस परिस्थिति से किस प्रकार निपट सकता है, वो क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर है। ठीक है? तो इस तरह से जो है विद्यार्थियों, केटल जो है अपनी परिभाषा में ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा, है ना? कैसे कार्य करेगा, ये हम कह सकते हैं। चलिए, आगे जो है 5वीं परिभाषा है जो विद्यार्थियों, वो है डेसिल की परिभाषा है। डेसिल नामक विद्वान है, और डेसिल नामक विद्वान है जो विद्यार्थियों, ये क्या कह रहे हैं? डेसिल नामक विद्वान कह रहे हैं कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के संगठित व्यवहार का, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का, देखिए इनकी परिभाषा में की पॉइंट है, और की पॉइंट है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का, संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, संपूर्ण चित्र है, संपूर्ण चित्र है। ये लो, ये की पॉइंट आ गया इनका। एक तो संगठित व्यवहार की बात कर रहे हैं ये, और एक संपूर्ण चित्र कहा है इन्होंने। डेसिल ने क्या कहा है? व्यक्तित्व को संपूर्ण चित्र कहा है। डेसिल 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 कह रहे हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। संगठित व्यवहार का मतलब है कि उस व्यक्ति का आंतरिक व्यवहार और उसका बाह्य व्यवहार, और इसका संपूर्ण चित्र है, यानी कि पूर्ण रूप से व्यक्ति के अंदर जितने भी आदर्श विद्वान है, व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास है, मानसिक है, बौद्धिक है, आध्यात्मिक है, नैतिक है, चारित्रिक है, शारीरिक है, सभी प्रकार के जो गुण हैं उसके, उन सब का व्यवहार जो है संगठित रूप से क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? व्यक्तित्व कहलाएगा। और इसे जो है डेसिल ने क्या कहा है? संपूर्ण चित्र कहा है। ठीक है, चलिए अंतिम परिभाषा अपने लिखते हैं, और अंतिम परिभाषा है गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड की परिभाषा है विद्यार्थियों। गिलफोर्ड क्या कहते हैं? गिलफोर्ड जो है विद्यार्थियों, गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। एक ही बात है, आप उसको संगठित रूप कह दीजिए। यहाँ पर इन्होंने संगठित रूप कहा है, संगठित व्यवहार कहा है, ये इसको समन्वित रूप कह रहे हैं। तो गिलफोर्ड क्या कह रहे हैं? गिलफोर्ड कह रहे हैं कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। समन्वित यानी मिला जुला, समन्वित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का क्या है? समन्वित रूप है। ये लो, मिला जुला रूप है, आंतरिक गुण भी आगे, बाह्य गुण भी आगे। ठीक है, तो ये परिभाषाएं थी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अपने को समझने का प्रयास करना है, पूर्ण रूप से समझना है अपने को, चाहे परिभाषाएं हो, चाहे अर्थ हो, चाहे कुछ भी हो, है ना? अच्छे समझ में आना चाहिए आपके। चलिए, 6 परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करवा दी है। अब चलते हैं विद्यार्थियों आगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपने नहीं लिखा है तो लिख लें आप इसको, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, ले लिया। हाँ, अब जो है विद्यार्थियों अपन आगे बात करते हैं। व्यक्तित्व के अर्थ की बात कर ली अपन ने, व्यक्तित्व क्या है उसकी बात कर ली अपन ने। परिभाषाएं जो है मुख्य रूप से वो अपन ने पढ़ ली है, ज़्यादा परिभाषाएं याद करने की जरूरत नहीं है। आएगी तो इन 2-4 में से आ जाएगी, और नहीं आएगी तो फिर किसी को भी नहीं आएगी। अगर ऐसे थोड़ी है कि अपने 10-10 20-20 परिभाषाएं रटने बैठ गए, ऐसा नहीं हो सकता। 5-7 परिभाषाएं हर टॉपिक की याद कर लेनी चाहिए, उसमें से आ जाती है लगभग तो, क्योंकि रिपीट होती है परिभाषाओं में से जो होता है विद्यार्थियों, रिपीट होती है हर एग्जाम के अंदर परिभाषाएं। तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5-6 परिभाषाएं अपने को हर टॉपिक की याद होनी चाहिए जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, चलिए अब जो है अपना अगला टॉपिक डालिए आप, और अगला टॉपिक है अपना व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं, फैक्टर हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व को प्रभाव डालते हैं व्यक्तित्व के ऊपर, व्यक्ति के। तो चलिए एक एक की बात करते हैं विद्यार्थियों। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला जो कारक है विद्यार्थियों, वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, देखिए वंशानुक्रम का मतलब आपको पता है। वंशानुक्रम का मतलब है कि माता पिता से एक बालक के अंदर गुणों का हस्तांतरण जो होता है उसको हम व्यक्तित्व का वंशानुक्रम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता का जो व्यवहार है, माता पिता का जो व्यक्तित्व है,
उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों पर आता है। और जन्मजात जो बालक है, या आप कह दें कि जब शिशु माता के गर्भ में है और माता का व्यवहार और व्यक्तित्व अगर उस प्रकार का है, मान लीजिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, तो वो प्रभाव उस शिशु के ऊपर आना स्वाभाविक सी बात है ना? बिल्कुल। अगर माता मान लीजिए नशे की लत में है, माता मान लीजिए कोई नशा करती है, तो उस शिशु के मानसिक विकास के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, और मानसिक विकास पर जब प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्तित्व पर पूरा-पूरा प्रभाव दिखना बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। ठीक है? तो माता-पिता का प्रभाव हम कह सकते हैं वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है। उसके अलावा देखिए माता-पिता के जो मान लीजिए शारीरिक गठन है विद्यार्थियों, शारीरिक गठन में उनकी लंबाई है, उनका रंग है, उनके बालों का स्टाइल, आपने देखा होगा कई माता-पिता के बाल घुंघरालू होते हैं, तो बच्चों के भी बाल घुंघरालू होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा वंशक्रम के कारण हो रहा है। ठीक है? उसके अलावा माता-पिता की लंबाई है, उनका आकार है, शारीरिक गठन है उनका, तो पूरा का पूरा जो है वो जीन्स का हस्तांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो वो जीन्स का जो हस्तांतरण है उसके अंतर्गत जो है वंशक्रम का प्रभाव हमें व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। तो ये आपका वंशक्रम का प्रभाव है। ठीक है? दूसरा अपन बात करते हैं विद्यार्थियों वातावरण की। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर इन 2 चीज़ों का मोस्ट प्रभाव, इम्पोर्टेंट प्रभाव जो है हमें दृष्टिगोचर होता है, यानी वंशक्रम और वातावरण। वंशक्रम के अंतर्गत तो व्यक्ति के जो शारीरिक गुण हैं और जो माता-पिता के गुण हैं, वो गुण बालक के अंदर आते हैं कहीं न कहीं। माता-पिता मान लीजिए बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, है ना? आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं तो बालक में भी उसी प्रकार के गुण आते हैं। भक्त प्रहलाद की अगर आपको बात याद है, तो भक्त प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में था, उसकी माता नारायण नारायण जपती थी, भगवान विष्णु की भक्त थी। तो वही प्रभाव उस बालक में दिखाई दिया हमें। जन्म होने के बाद में वो भी जो है विष्णु का परम भक्त बन गया प्रहलाद, और फिर होलिका होलिका की गोद में बैठ करके होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए, है ना? तो वो चीज़ है कि वो सब वंशक्रम से ही आता है वो चीज़ें, ठीक है? उसके अलावा माता-पिता के अंदर अगर मान लीजिए कोई नकारात्मक चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया जैसे नशे की आदत है उनको, तो वो भी जो है वो प्रभाव उस बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ेगा, ठीक है? उसके अलावा जो है विद्यार्थियों वंशक्रम के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं माता-पिता के द्वारा कोई गलत कृत्य किए जा रहे हैं, तो उन गलत कृत्यों का प्रभाव भी मनोविज्ञान के अनुसार बालक पे पड़ता है, उसके व्यक्तित्व पे पड़ता है। देखिए मनोविज्ञान के अंदर एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च के अंदर ऐसा पाया गया कि एक एक ब्रिटिश एक सैनिक था, और उस सैनिक ने कई विवाह किए। उसमें से उसने एक विवाह जो किया, वो एक विवाह उसने ऐसी महिला से किया, जो महिला वेश्यावृत्ति में संलग्न थी और मंदबुद्धि थी। मंदबुद्धि भी थी और वेश्यावृत्ति में शामिल थी वो। तो उसके जो बच्चे हुए आगे, वो अधिकतर जो बच्चे थे, वो मंदबुद्धि और वेश्यावृत्ति में संलग्न पाए गए। है ना? तो इसका मतलब उस माता का प्रभाव उन बच्चों के ऊपर हमें स्पष्ट दिखाई दिया। ठीक है? तो ये सब क्या है? ये वंशक्रम है, ये वंशक्रम से ही होता है। दूसरा विद्यार्थियों जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला फैक्टर है, वो है वातावरण। अब वातावरण कैसे प्रभाव डालता है? देखिए वंशक्रम तो डालता ही है, वातावरण प्रभाव डालता है। जिस तरह का वातावरण होगा, जिस तरह का माहौल होगा, घर का, परिवार का, उसी तरह का व्यक्तित्व बालक का बन जाएगा। अभी-अभी अपन ने बात की कि अगर बालक का घर का माहौल जो है वो आध्यात्मिक है, नैतिक है, चारित्रिक रूप से उन्नत है, तो वो बालक भी जो है वो चारित्रिक रूप से उन्नत बनेगा, संस्कारवान बनेगा, उसमें नैतिक गुणों का समावेश होगा, उसकी नैतिकता सर्वोच्च होगी, इस तरह का व्यवहार वो करेगा। और अगर उसके घर के अंदर कलह का माहौल है, लड़ाई-झगड़े का माहौल है, उसके माता-पिता में झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, गाली-गलौच वो करते हैं, तो वो सारा प्रभाव उस बच्चे पे पड़ेगा। या मान लीजिए घर में, परिवार में कोई नशाखोरी में संलग्न है, तो वो बालक भी धीरे-धीरे जब बड़ा होगा, तो वो भी उस नशाखोरी की तरफ, धूम्रपान की तरफ जो है चला जाएगा। ठीक है? तो ये क्या होता है, ये वातावरण होता है, जो वातावरण भी क्या करता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिले, वंशक्रम मिले आपको विद्यार्थियों, प्लस वातावरण मिले, तो आपको जो है दोनों को ही सेलेक्ट करना है, यानी कि दोनों ही प्रभाव डालते हैं व्यक्तित्व के ऊपर। लेकिन अगर वंशक्रम और वातावरण में से अधिक पूछ ले कि भी अधिक प्रभाव कौन डालता है, तो अधिक प्रभाव विद्यार्थियों वातावरण डालता है। ध्यान रखना, अधिक प्रभाव। व्यक्तित्व के ऊपर जो अधिक प्रभाव पड़ता है, वो किसका पड़ता है? वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। वंशक्रम का वातावरण से कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है? तो वातावरण का प्रभाव अधिक होता है व्यक्तित्व के ऊपर। चलिए तीसरा और जान लेते हैं विद्यार्थियों, और तीसरा जो कारक है वो है मनोवैज्ञानिक।
मनोवैज्ञानिक कारक है, ये वंशक्रम कारक था एक, ये एक आपके वातावरण कारक हो गया। तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक का मतलब है कि जो मानसिक चीजें हैं, जो मानसिक रूप से मनोदैहिक जो चीजें हैं, जिसमें आपके संवेग आ गए, ठीक है, संवेग आ गए, चिंता आ गई, उसके अंदर चिंतन आ गया, विचार आ गए, भावनाएं आ गई, ये सारी चीजें जो है ये भी क्या करती है, व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो इसको भी अपन शामिल करेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर। मनोवैज्ञानिक जो कारक है उन्हें भी अपन शामिल करेंगे, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कारकों में मैंने आपको बताया चिंतन है विद्यार्थियों, चिंतन, चिंतन है, चिंता है, तर्क है, ठीक है, उसके अलावा स्मरण है, ठीक है, उसके अलावा विद्यार्थियों अभिवृत्ति है, उसके अलावा अभिरुचि है, ये देखिए अभिरुचि, उसके अलावा विद्यार्थियों अभिक्षमता है, अभिक्षमता है, ये सारी चीजें जो होती है ये प्रभाव डालती है व्यक्तित्व के ऊपर, कहीं ना कहीं प्रभाव जो है व्यक्तित्व पे पड़ता है इस चीज का। चिंतन, चिंतनशील, चिंता यानी कि किसी काम के प्रति नकारात्मक सोच रखना, चिंता करना कि वो काम होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार के भाव जो होते हैं ये भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व के ऊपर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तर्क यानी समस्या के हल करने के लिए विचार देना, स्मरण यानी याद रखना, अभिवृत्ति यानी किसी चीज के प्रति आपकी सोच क्या है, नजरिया क्या है, वो अभिवृत्ति होती है। अभिरुचि यानी कि आपने जब किसी कार्य में आपकी रुचि है और उस कार्य में आपने विशेष योग्यता हासिल कर ली, तो वो क्या बन गई, आपकी अभिरुचि बन गई। अभिक्षमता यानी कि आपकी योग्यता है, आप किसी कार्य को कितनी अच्छे तरीके से कर पाते हैं, वो क्या कहलाता है, आपकी अभिक्षमता कहलाता है। तो ये सारे जो है मनोवैज्ञानिक कारक हैं, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है विद्यार्थियों अपना अगला पॉइंट पढ़ते हैं, व्यक्तित्व से संबंधित परिभाषाएं हो गई, अर्थ हो गया और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हो गए हैं। अब जो है विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं। अगला आप डाल लीजिए पॉइंट, व्यक्तित्व की विशेषताएं, व्यक्तित्व की विशेषताएं, व्यक्तित्व की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व की विशेषताएं, व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं, व्यक्तित्व की विशेषताओं का मतलब है कि व्यक्ति का कुछ ऐसा व्यवहार होता है, व्यक्ति के व्यवहार में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करना पड़ता है व्यक्ति को, ताकि उसका व्यक्तित्व निखर के आए, है ना। तो व्यक्ति के व्यवहार में कुछ ऐसी चीजों को लेके आना पड़ता है, ऐसी चीजों को डेवलप करना पड़ता है, ऐसी चीजों का विकास करना पड़ता है व्यक्ति को, ताकि उसका व्यक्तित्व निखर करके आए। तो वो क्या क्या चीजें हैं विद्यार्थियों, देखिए सबसे पहली जो चीज है व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर, वो सामाजिकता होनी चाहिए। सामाजिकता, अब लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है ना, ज्यादा कुछ आपको इसमें है नहीं ऐसा लिखवाने का। सामाजिकता, सबसे पहले देखो विद्यार्थियों, सामाजिकता होनी चाहिए व्यक्ति के व्यक्तित्व में, सामाजिकता होनी चाहिए, यानी कि समाज को लेकर चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, व्यक्ति समाज से मिलनसार होना चाहिए, समाज से मिलना जुलना चाहिए। ये नहीं है कि एकांत में बैठा रहे, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है, अरस्तु ने कहा है ये बात। तो समाज में रहकर के व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, समाज के लोगों से वो संबंध स्थापित करता है, समाज में वो लोगों से व्यवहार करता है और व्यवहारों के फलस्वरूप जो है वो अपने कार्य को पूरा कर पाता है और इसी से जो है उसका व्यक्तित्व निखर के आता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक नहीं है, अगर वो सामाजिकता उसके अंदर नहीं पाई जाती है, वो किसी भी सामाजिक आयोजन में शामिल नहीं होता है, किसी विवाह समारोह में या समाज में कोई किसी प्रकार का उत्सव होता है तो उसमें वो शामिल नहीं होता है, तो वो व्यक्ति जो है असामाजिक प्राणी कहलाएगा। और ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी निखर के सामने नहीं आ सकता, वो व्यक्ति अपने तक ही सीमित रहेगा, उसके विचार जो है अपने तक ही रह जाएंगे, है ना, घर में जो है कैद होके रह जाएगा वो व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति असामाजिक व्यक्ति होते हैं, लेकिन ऐसा अगर नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्तित्व को निखारना है, व्यक्तित्व को जो है प्रभावशील बनाना है, प्रगतिशील बनाना है, तो एक व्यक्ति को सामाजिक होना पड़ेगा, समाज के लोगों से जुड़ना पड़ेगा, तभी उसका व्यक्तित्व क्या होगा, दिन प्रतिदिन निखर करके सामने आएगा। तो सामाजिकता जो है विद्यार्थियों पहला पॉइंट है व्यक्तित्व की विशेषताओं का। दूसरा देखिए विद्यार्थियों, दूसरा पॉइंट है अपना एकता व एकीकरण। दूसरा जो पॉइंट है विद्यार्थियों व्यक्तित्व की विशेषताओं का, वो है एकता और एकीकरण। देखिए एकता और एकीकरण का मतलब क्या है, एकता और एकीकरण का मतलब है कि व्यक्ति के जो विभिन्न पक्ष हैं जीवन के, चाहे वो शारीरिक पक्ष हैं, वो नैतिक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष हैं, चारित्रिक पक्ष हैं, बौद्धिक पक्ष है, मानसिक पक्ष हैं, ये सारे जो पक्ष हैं इन सभी पक्षों में क्या होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। एकीकरण का मतलब क्या होता है, एक हो जाना, जो विभिन्न हिस्सों में चीजें बटी हुई है वो सारी चीजें क्या हो जाना, एक हो जाना, एकीकरण कहलाता है। तो एकीकरण का यहाँ मतलब यही है कि व्यक्ति के अंदर जितनी भी विशेषताएं हैं,
चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, बौद्धिक है, आध्यात्मिक है, उन सब विशेषताओं का एक होकर काम करना, तब उससे क्या होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा और व्यक्तित्व जो है आगे बढ़ेगा। तो ये भी क्या है, व्यक्तित्व की विशेषता है। अगर आप देखिए विद्यार्थियों, 3 नंबर जो पॉइंट है, 3 नंबर जो व्यक्तित्व की विशेषता है वो है विद्यार्थियों शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। बिल्कुल सही बात है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जिस व्यक्ति का अच्छा होगा, उन्नत होगा, उसका व्यक्तित्व भी जो है नई ऊंचाइयां छुएगा और जो है लोगों में प्रभावशीलता डालेगा। शारीरिक रूप से व्यक्ति उन्नत होना चाहिए और मानसिक रूप से भी उसका स्वास्थ्य जो है अच्छा होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो शरीर अच्छा होगा तो मानसिक रूप से अच्छे विचार आएंगे। चारित्रिक रूप से वो व्यक्ति जो है प्रखर बनेगा, उसकी बुद्धि प्रखर होगी, वो क्रियाशील रहेगा, समाज के लिए वो कार्य कर पाएगा, खुद के लिए कर पाएगा, परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाएगा, बहुत सी चीज़ें वो सीख पाएगा, अच्छे से अधिगम कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें कब पॉसिबल होगी, जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। और जब शारीरिक मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होगा, अच्छे कार्यों में संलग्न होगा, समाज सेवा के कार्य कर पाएगा, तो उसका व्यक्तित्व अपने आप निखर करके सामने आएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगली जो व्यक्तित्व की विशेषता है विद्यार्थियों, वो है समायोजन। समायोजन यानी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की हमने बात कर ली कि व्यक्ति को जो है समायोजन करना बहुत जरूरी होता है। घर में जो भी आपके परिस्थितियां हैं, परिवार में जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब किसी व्यक्ति से नहीं लड़ना है, आपको उन परिस्थितियों से, जो आपको चुनौतियां जो मिली है आपके घर परिवार में, समाज में, जो आपके सामने चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनसे आपको लड़ना पड़ेगा। आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा किसी प्रकार से। क्योंकि देखिए, जितने दिमाग, जितने मस्तिष्क हैं, जितने दिमाग हैं, उतनी बातें होती है। तो आपको विभिन्न जो दिमाग है, विभिन्न जो मस्तिष्क हैं, आपके घर परिवार में है, आपके समाज में है, उन सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा और आपको एडजस्टमेंट अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। आपको समायोजन करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, जो है वो उसी रूप में है, वो बदल नहीं सकता है, लेकिन हाँ, मैं अपनी सोच को बदलूं। आप अपनी सोच को चेंज कीजिए, आप अपनी सोच में बदलाव कीजिए। आप अपनी सोच में जब बदलाव लाएंगे, जब आप में एडजस्टमेंट की पावर आ जाएगी, तो आपका व्यक्तित्व अपने आप निखर कर सामने आएगा। ठीक है, जो लोग आपकी बुराइयां करते थे वो भी आपकी प्रशंसा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एडजस्टमेंट की पावर है, आप में समायोजन की क्षमता है। समायोजित होना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। जीवन जीने के लिए समायोजित होना बेहद आवश्यक है। तभी जीवन क्या होता है, जीवन आसान हो जाता है, जीवन सरल होता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। समायोजन हो गया है। समायोजन के बाद में बात करते हैं विद्यार्थियों, दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति, देखिए व्यक्तित्व के विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होना भी जरूरी है। दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब है कि आप जैसे अभी वर्तमान में कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप उस कंपटीशन की तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो नौकरी चाहिए, आपको सरकारी सेवा में जाना है, इसलिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप बैठे, आपने इच्छा शक्ति रखी और फिर बाद में आपने तैयारी करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगातार जो है स्टडी करनी पड़ेगी, निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आपको बहुत सी स्थितियों परिस्थितियों के साथ में लड़ना पड़ेगा। घर परिवार से लड़ना झगड़ना पड़ेगा, कई परिस्थितियों से आपको झगड़ना पड़ेगा, कई परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा और हल निकालना पड़ेगा, समस्या का समाधान करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और अपनी इच्छा शक्ति को बिल्कुल दृढ़ रखना पड़ेगा, मजबूत रखना पड़ेगा। तभी जो है आप उस कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। और अगर आपने दृढ़ इच्छा शक्ति रख ली तो आप कंपटीशन को पास भी करेंगे और आपका व्यक्तित्व जो है वो लोगों के सामने निखर करके आएगा और लोग भी कहेंगे कि देखो कितनी कठिन परिस्थितियों में रह करके इस व्यक्ति ने इस मुकाम को हासिल किया है, कहेंगे ना। तो वहां पर आपके व्यक्तित्व की क्या होगी, तारीफ होगी, प्रशंसा होगी। ठीक है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर जो है विद्यार्थियों वो होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। छठा पॉइंट है विद्यार्थियों, छठा पॉइंट है आपका निर्देशित लक्ष्य। लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए। लक्ष्य निर्देशित का मतलब है कि आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी एम है ना, जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपने उद्देश्य बनाए हैं अपने छोटे 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 छोटे, उन उद्देश्यों को लेकर के आपको आगे चलना है और लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो निर्देशित लक्ष्य होने चाहिए आपके, कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। जीवन निराधार नहीं जीना चाहिए व्यक्ति को। ये नहीं है कि बिल्कुल कोई आधार ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं है आपका, बस जिए जा रहे हैं। अभी बीएड कर रहे हैं, बीएड हो जाएगी, ठीक है, बीएड के बाद में एमए कर लेंगे, एमए के बाद क्या करेंगे, एमए के बाद देखेंगे, होगा जो बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य पहले से, गोल आपका डिसाइड होना चाहिए, आपको करना क्या है। जब आप शिक्षक के पेशे में आ गए हैं तो इस पेशे में आपको शिक्षण कार्य करना है। तो शिक्षण कार्य कहाँ करना है, कैसे करना है, आपके प्रयास क्या रहेंगे। आप और नॉलेज गेन करने की प्रयास करें आप, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो आपको नॉलेज लगातार गेन करना चाहिए। तो लक्ष्य क्या होने चाहिए आपके, निर्देशित होने चाहिए। और लक्ष्य जब निर्देशित होंगे
तो अपने आप में आपका व्यक्तित्व जो है निखर के सामने आएगा, आपकी एक अलग पर्सनालिटी बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए विद्यार्थियों, 7वां पॉइंट जो है आपका व्यक्तित्व की विशेषताओं से संबंधित, वो है विकास। विकास क्या होना चाहिए विद्यार्थियों? विकास की निरंतरता। विकास की निरंतरता होनी चाहिए, यानी कि लगातार आपको डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है, आपको विकास की तरफ चलना है। ऐसा नहीं है कि आप रुक गए। आपने मान लीजिए कोई विषय का अध्ययन किया और आप ये सोच रहे हैं कि बस मेरा जो है अध्ययन पूरा हो चुका है, मैं इस विषय में पारंगत हो गया हूँ, नहीं हुए हो। आप 1% भी आपने हासिल नहीं किया, किसी विषय को आप टाइम दे रहे हो और आप अपना पूरा जीवन भी दे देंगे ना, तो भी आप उस विषय को जो है पूरा नहीं जान पाएँगे। उसका कुछ परसेंट ही आप जो है गेन कर पाएँगे, आप ले पाएँगे। क्योंकि सारे विषय अपने आप में बहुत प्रगाढ़ है, बहुत ही विस्तृत है। बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा आपको, यानी कि आपको लगातार विकास की ओर चलना पड़ेगा। और एक टीचर हैं, टीचर के पेशे में तो आपको लगातार विकास की तरफ बढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, नई-नई चीज़ों को अपडेट करना चाहिए, नई-नई चीज़ों को सीखना चाहिए आपको। तो विकास की निरंतरता यानी कि डेवलपमेंट की तरफ आपको बढ़ना होगा, तो उससे क्या होगा, आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व जो है निखर के सामने आएगा। और ये जो सारी चीज़ें जो पढ़ी है विद्यार्थियों अपन ने, ये सब क्या है, व्यक्तित्व की विशेषताएँ हैं। ठीक है? तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। अच्छे से समझाने का मैंने आपको प्रयास किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।